हाँ, हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका LIC ट्रिकी केमिस्ट्री में। चले भाई साहब, उम्मीद करते हैं आप लोगों का एग्जाम के प्रति थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा कह सकते हैं इंटरेस्ट जगा होगा, क्योंकि हम 11th के बच्चों में देखे थे, इतने दिनों तक पढ़ाने के दौरान हमने देखा कि 11th के बच्चे जो है 11th क्लास को सीरियस ले ही नहीं रहे थे। लेकिन जैसे एग्जाम का रिजल्ट आ गया तो हमें लगा कि अब कुछ बच्चे जो है ईमानदारी से पढ़ेंगे, सीरियस होकर के पढ़ेंगे। और जब बच्चे सीरियस हो जाएंगे पढ़ाई के लिए तो टीचर को भी पढ़ाने में मजा आएगा। तो चलिए, आप लोग तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं मन लगा के पढ़ने के लिए, तो हम भी तैयार हैं आपको मन लगा के पढ़वाने के लिए। क्योंकि अगर बच्चे सीरियस होकर नहीं पढ़े तो टीचर को भी भैया मजा नहीं आने लगता है। ठीक है, टीचर को पढ़ाने में मजा तब आता है जब बच्चे भी मेहनत करे। नहीं तो सिर्फ टीचर मेहनत करे और बच्चे मेहनत नहीं करे, पता चलेगा कि मास्टरवा साहब एकदम दिन रात मेहनत कर रहा है, पता चलेगा कि रात रात भर जग के मास्टर मेहनत कर रहा है और बच्चा जो है रात रात को उधर मेहनत कर रहा है। हेलो बाबू, कैसी हो? तो भैया तब टीचर को भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि अब आप लोगों को जो है पढ़ाई में मजा आएगा, क्योंकि आप लोग अब सीरियस होकर के पढ़ाई करोगे। और अगर आप सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे तो हम भी आपको पूरा मन लगा के पढ़ाने के लिए तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों का क्लास, इंग्लिश मीडियम स्पेशल क्लास। आपको हम बता दें, आज है इंग्लिश मीडियम स्पेशल का पहला क्लास। तो आज इंग्लिश मीडियम स्पेशल का पहला क्लास है। तो पहला क्लास होने के वजह से आज पहले थोड़ा सा डायलॉग बाजी तो करेंगे, क्योंकि पहला क्लास में डायलॉग बाजी करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पहले यह बताना जरूरी है कि आप लोगों की पढ़ाई किस लेवल पे होगी, आप लोगों को किस तरह से हम तैयार करेंगे। तो आज पहला दिन है आप लोगों के तैयारी का। तो आप लोगों को बता दें कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हम रेगुलर रात को 9 सवा 9 बजे के आसपास लाइव आएंगे। 9 सवा 9 बजे के आसपास लाइव आएंगे। 10 सवा 10 बजे के आसपास तक, बोले तो 1 घंटा के आसपास तक। और रेगुलर आप लोगों को 1 घंटा में हम प्रयास करेंगे कि 1 घंटा में कम से कम आपको, है ना, 30 से 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया जाए। और उसके बाद हम क्लास में आप लोगों का रेगुलर टेस्ट भी लेंगे उसी क्वेश्चन का। बोले कब? तब पढ़ाइएगा कब? तो पहले पढ़ा लेंगे और उसके बाद अंत में आपका जो है आधा घंटा टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, जो रात को पढ़ाएंगे दिन को हम वो टेस्ट लेंगे। जो बच्चे हमारे पास नहीं पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिएगा, है ना। ऑनलाइन टेस्ट कैसे दीजिएगा? तो आप भैया हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, जो बच्चे हमारे पास अगर नहीं पढ़ रहे हैं, जो बाहर के बच्चे हैं, गोड्डा जिला से बाहर के बच्चे हैं, तो आप हमें मेरा एक नंबर लिख लीजिए 6203396146। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपका नंबर सेव कर लेंगे और आपका हम रोज रोज जो टेस्ट लेंगे, अपने स्टूडेंट का जो रेगुलर टेस्ट लेंगे वो आप लोग का ऑनलाइन लेंगे। ऑनलाइन कैसे लेंगे? तो आप लोगों को हम एट रैंडम फोन लगा के क्वेश्चन पूछ देंगे। ठीक है, एट रैंडम हम फोन लगा के क्वेश्चन पूछ देंगे, देखेंगे कि आप लोगों का तैयारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आप लोग की तैयारी कैसे होती है। आप लोगों का यही सिस्टम चलेगा, रात रिवीजन दिन टेस्ट, रात रिवीजन दिन टेस्ट, रात रिवीजन दिन टेस्ट, ताकि आपका तैयारी और बेहतर हो जाए। अब बोलेगा सर टेस्ट का रिजल्ट कैसे दीजिएगा? सब देंगे भैया, है ना। बोलेगा सर पहले स्टार्टिंग में हम लोग का टेस्ट लिया, रिजल्ट नहीं दिए है। बोले चिंता ना करो, कल आप क्लास आइएगा तो मिल जाएगा, है ना। बाकी देखे भैया, वो पहले का बात छोड़िए और अभी का बात पकड़िए। पहले आप लोग भी नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब तो पढ़िएगा ना। पहले आप लोग भी नहीं पढ़ते थे, अब तो पढ़िएगा ना। तो पहले की बातें छोड़ो, अब रिस्टार्ट करो। तो आपको बता दें कि ये हम लोग का, है ना, अब हम स्टार्ट करने चले हैं क्लास 11th के कंप्लीट केमिस्ट्री का महा ऑब्जेक्टिव रिवीजन। इसमें हम लोग क्या करेंगे? फुल केमिस्ट्री का रिवीजन कराएंगे
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 28 दिनों में, है ना, 28 दिनों में आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का रिवीजन कराएंगे। ऑब्जेक्टिव जितना भी है वर्मा गैस पेपर वगैरह में, वो सब क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। और आपको बता दें वर्मा गैस पेपर वगैरह से क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, ठीक है। बाकी कोई तकलीफ हो, है ना, कोई कष्ट हो, कोई तकलीफ हो, कोई शंका हो, लघु शंका हो, जैसा भी शंका हो, इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी शंका को दूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज पहला क्लास था, तो पहला क्लास में डायलॉग बाजी करना पड़ता है थोड़ा सा, तो चलिए डायलॉग बाजी करना था, कर लिए। और अब स्टार्ट करते हैं पहला यूनिट से, यानी पहला चैप्टर से हम लोग ऑब्जेक्टिव कलेक्शन करना। तो पहला चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। पहला चैप्टर जिसका नाम क्या था भाई साहब, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए थोड़ा आप लोग का, है ना, चलिए रोहित राणा लिखता है सर आप रोज क्लास नहीं कराते हैं, ठीक है। हाँ जी रेगुलर क्लास चलता है, आज है नहीं, एग्जाम का डेट नहीं भी आया था ना, है ना, एग्जाम का डेट नहीं भी आया था, तब से हम रेगुलर क्लास कर रहे हैं। बट हिंदी मीडियम वाले को, इंग्लिश मीडियम वाले का आज से रिस्टार्ट है, पहला दिन है आज, ठीक है, आज से पहला दिन है भैया, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले को हम बहुत पहले से, आज से 3 महीना पहले से हम लाइव आकर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। हालांकि समझिए कि 7 दिन में 4-5 दिन कराते थे, 1-2 दिन छोड़ते थे। क्यों? क्योंकि भैया उस समय एग्जाम का डेटो नहीं आया था, बहुत पहले से कर रहे थे, बहुत पहले से करके केमिस्ट्री में 9 यूनिट में 5 यूनिट खत्म कर दिए वो लोग का। अब बचा खाली 4 यूनिट, अगर रेगुलर करे होते तो बहुत पहले नहीं हो जाता, ठीक है, तो बहुत पहले हो जाता। और पहले बच्चा कितना पढ़ता है हमको पता है ना, तो इसलिए सब कुछ सोच समझ के करना पड़ता है। तो चलिए भैया, है ना, चलिए चलिए, हाँ चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। लिखा है ये 2026 का लग रहा है, नहीं ये शायद 2025 का ही है, शायद कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर आपके पास साफ सुथरा वर्मा गैस पेपर हो तो हमको भैया पीडीएफ बना के मेरे नंबर पे भेज दीजिएगा। अभी नंबर दिए थे आपको हम, पीडीएफ बना के मेरे नंबर पे भेज दीजिएगा, तो साफ सुथरा रहेगा तो हमको और मजा आएगा। ये एक इंग्लिश मीडियम की बच्ची ही हमको पीडीएफ बना के भेजी है, थोड़ा सा पीडीएफ साफ सुथरा नहीं है, तो चलिए काम चलाते हैं, क्योंकि मेरे पास दूसरा भी है नहीं। अगर आप लोग के पास साफ सुथरा पीडीएफ हो तो हमको मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा साफ सुथरा पीडीएफ, तो उसी से आपको हम पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं भैया। तो इस यूनिट का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, इसका पहला क्वेश्चन है सिंबल ऑफ प्रीफिक्स यक्टो, योक्टो लिखा है, सिंबल ऑफ प्रीफिक्स योक्टो यूज्ड इन द एसआई सिस्टम इज। बोल रहा है कि एसआई सिस्टम में योक्टो के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज किया जाता है। तो भाई साहब आपने तो स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा कि योक्टो के लिए यूज किया जाता है कौन सा प्रीफिक्स, वाई। क्या करता है, वाई, है ना, तो आंसर होगा वाई, आंसर होगा सी नंबर का। याद करिए आपने ये वाला क्वेश्चन जो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पढ़ा होगा, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पढ़ा होगा। जैसे हम लोग माइक्रो के लिए लिखते हैं म्यू, लिखते हैं ना, माइक्रो के लिए लिखते हैं म्यू, ठीक है, मेगा के लिए लिखते हैं एम, बड़ी एम, ठीक है, पीको के लिए लिखते हैं पी, है ना, गीगा के लिए लिखते हैं जी। वैसे ही भैया, है ना, एंगस्ट्रॉम के लिए लिखते हैं ए पे माथा पे 0, है लिखते हैं ना, जैसे एंगस्ट्रॉम के लिए ए के माथा पे 0 लिखते हैं, वैसे ही योक्टो के लिए जो प्रीफिक्स यूज किया जाता है वो होता है वाई। योक्टो के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो होता है वाई। उसी तरह भैया जेप्टो के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो होता है जेड। एक्चुअल में ज्यादातर प्रीफिक्स जो है, ज्यादातर प्रीफिक्स तो उसका स्टार्टिंग का लेटर से ही समझ में आ जाता है ना, ज्यादातर प्रीफिक्स जो है वो स्टार्टिंग के लेटर से ही समझ में आ जाता है, ठीक है। तो चलिए भैया, है ना, चलिए बोल रहा है बच्चा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी बता दीजिएगा। आपको बता दे वर्मा गैस पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव है ना, सब ऑब्जेक्टिव ही करा देंगे। वर्मा गैस पेपर में जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा ऑब्जेक्टिव करा देंगे। और आपको बता दें उससे बाहर एक और क्वेश्चन आता ही नहीं एग्जाम में। वर्मा गैस पेपर में हर यूनिट से लगभग 80-90 क्वेश्चन दिया गया है, और हर यूनिट से आपको हम 80-90 क्वेश्चंस करवा देंगे, और उससे बाहर एग्जाम में आता नहीं है।
ठीक है, चलिए भैया, चलिए एक बार मेरा नाम लीजिए सर, रौनक सिंह राजपूत। अच्छा अच्छा, रौनक बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। रोहित राणा, ये कौन है बाबू? चलिए भैया, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या था बोलिए फिर से। तो पहला क्वेश्चन क्या था? सिंबल ऑफ प्रीफिक्स योक्टो, तो योक्टो के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? तो वाई। अगला क्वेश्चन है सिंबल ऑफ प्रीफिक्स जेप्टो, तो जेप्टो के लिए क्या यूज करते हैं? जेड। इसके बाद बोला है सिंबल ऑफ प्रीफिक्स एटो, एटो के लिए क्या यूज करते हैं भैया? ए। एटो के लिए क्या यूज करते हैं? ए। अ सिंबल ऑफ प्रीफिक्स माइक्रो, माइक्रो के लिए क्या यूज करते हैं? म्यू, अभी बताए थे ना। माइक्रो के लिए क्या यूज करते हैं? म्यू, है तो माइक्रो के लिए क्या यूज करते हैं? म्यू, है ना। तो इसका आंसर भैया 4 तो क्वेश्चन तो बच्चा वाला था। हालांकि इसका आप लोग को एक लिस्ट भी मिला होगा फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में, स्टार्टिंग में, है ना, कि जैसे म्यू बराबर यानी माइक्रो बराबर होता है 10 पे पावर -6, है ना। नैनो बराबर होता है 10 पे पावर -9, मेगा बराबर होता है 10 पे पावर 6। ऐसे ही आप लोगों को पूरा लिस्ट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मेरा नंबर दिए थे जो, आपको हम पूरा लिस्ट भी दे देंगे कि भैया प्रीफिक्स योक्टो के लिए तो हम वाई यूज करते जानते हैं, लेकिन इसका मान कितना होता है, है ना, जेप्टो का मान कितना होता है, ये सब वैल्यू भी आपको हम दे देंगे। इसके बाद अगला बोला है, 5वां नंबर क्वेश्चन बोला है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए फिजिकल चेंजेस, इन ए फिजिकल चेंजेस इज द स्टेटमेंट ऑफ। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है ना। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है भैया, कि लिख रहा है कि मास यानी मैटर, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए फिजिकल चेंजेस। एक्चुअली फिजिकल क्या, केमिकल चेंजेस भी होगा। अगर पूरा स्टेटमेंट बोला जाए, ये स्टेटमेंट अधूरा लिखा हुआ है, आपको पूरा स्टेटमेंट बता दे भाई साहब, है ना। तो चलिए एक बार आपको स्टेटमेंट बता देते हैं। तो आप लोगों को हम जानकारी के लिए बता दें, आपने क्लास में थ्योरी के दौरान पढ़ा होगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आपने क्लास में थ्योरी के दौरान पढ़ा होगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बता दे भाई मेरे, जब भी केमिकल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। केमिकल्स ऐसा नहीं है कि जैसे मन तैसे जुड़ जाता है ना। जब भी दो केमिकल आपस में जुड़ता है तो कुछ ना कुछ नियमों को, कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए जुड़ता है, ये नहीं कि जैसे मन तैसे जुड़ जाता है। ठीक है भैया, आपको बता दें, जब दो प्राणी भी आपस में जुड़ता है ना, दो इंसान भी आपस में जुड़ता है, जब दो इंसान का आपस में मिलन होता है तो वहां भी कुछ रूल का फॉलो होता है, नहीं होता है? नहीं होता है बोलिए। तो जब दो इंसान का भी मिलन होता है ना, वहां भी कुछ ना कुछ रूल लगता है। मिलन बोले तो जैसे दो इंसान का मिलन कब हो रहा है? शादी ब्याह। तो अगर दो इंसान का मिलन हो रहा है यानी कि शादी ब्याह हो रहा है, तो वहां भी कुछ ना कुछ रूल लगता है भैया, बिना रूल का नहीं होता है। वहां भी बहुत रूल होता है, ठीक है ना। द्वार छकेगा तो वरमाला पिनाएगा तो सिंदूर घसेगा, ठीक है। और अलग अलग, है ना, अगर बोलेंगे इस्लाम धर्म में जो निकाह होता है वहां भी जरूर कुछ ना कुछ फॉलो, है ना, कुछ ना कुछ रूल्स होता है ना। कुछ ना कुछ रूल्स होता है, कबूल है करवाएगा, तो कुछ ना कुछ रूल्स होता है भैया। तो जब भी दो इंसान मिलेगा, जब भी दो इंसान का मिलन होता है तो साला वो लोग भी कुछ ना कुछ रूल से जुड़ता है। वो लोग भी जैसे मन तैसे नहीं जुड़ता है, वहां भी कुछ ना कुछ रूल लगता है साथ, है ना। जब भी दो इंसान का मिलन हो यानी शादी ब्याह कराते हैं तो वहां भी कुछ ना कुछ नियम का पालन होता है। तो जब इंसान भैया नियम के साथ जुड़ सकता है तो ये तो केमिकल्स है, केमिकल्स भैया बिना नियम का कैसे जुड़ जाएगा? तो जब दो केमिकल्स या दो से अधिक केमिकल्स भी आपस में कंबाइन करते हैं यानी जुड़ते हैं, तो इस दौरान उन्हें कुछ ना कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। उन्हीं नियमों को कहा जाता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और आपको बता दें कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है टोटल, है ना, टोटल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ऐसे तो एनसीईआरटी में 5 गो दिया है, लेकिन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है हमने 6 ठो पढ़ाया हुआ है क्लास में।
ऐसे तो एनसीईआरटी में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 5 गो दिया है, पर हमने क्लास में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 6 ठो पढ़ाया हुआ है। कौन कौन आपको याद दिला देते हैं। पहला था, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हल्का हल्का सबके बारे में बता देते हैं, ताकि जो बच्चा पूरा 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा है उनको भी भैया उतना बता दिया जाए, जिससे बच्चा सिर्फ आंसर रटे नहीं, है ना, सिर्फ आंसर रटे नहीं, ठीक है, वो आंसर समझे भी और उस टाइप का अगला क्वेश्चन भी बना पाए और एग्जाम में नंबर ठीक ठाक ला पाए, है ना। सिर्फ रटे नहीं, रटने का भैया वो गेस्ट पेपर भी रट सकता है, गेस्ट पेपर भी रट सकता है, लेकिन उसका आंसर ये क्यों हुआ, कहां से आया, कैसे आया, ये भी पता होना चाहिए। नहीं तो रटने का तो गेस्ट पेपर भी रट लेगा, लेकिन क्या फायदा, रटा हुआ भूल जाएगा। लेकिन ये कहां से आया, कैसे आया, ये सब पढ़ लेगा तो भैया उसको ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो हम प्रयास करेंगे कि हर चीज को लॉजिक के साथ समझाते जाए, लगभग सबके बारे में हल्का फुल्का बताते जाए, जिससे आप लोगों को रटने सा फीलिंग ना आए। तो आपको बता दे भैया कि जब भी केमिकल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो कुछ ना कुछ नियमों का पालन करते हैं, उसी को बोला जाता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और आपको बता दें जानकारी के लिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है टोटल 6 होता है, हालांकि आपके एनसीईआरटी में 5 का ही चर्चा किया गया है। वो कौन कौन है, तो सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। तीसरा क्या है भाई साहब, तीसरा है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। चौथा है ना, सॉरी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ही बोला जाता है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपुल प्रोपोर्शन, तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपुल प्रोपोर्शन। चौथा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। चौथा क्या है भैया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और पांचवा है एवोगाद्रोज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एवोगाद्रोज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, या डायरेक्ट बोल सकते हैं एवोगाद्रोज लॉ। और छठा नंबर है भैया, और छठा नंबर क्या है, छठा नंबर जो है, छठा नंबर है आपका गैलुसॉक्स, गैलुसॉक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। छठा है गैलुसॉक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो आपको बता दें केमिकल कॉम्बिनेशन के टोटल 6 नियम है। कौन कौन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डिफिनिट प्रोपोर्शन, अगला है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अगला है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, अगला है एवोगाद्रोज लॉ, अगला है गैलुसॉक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो ये 6 नियम होता है टोटल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। लेकिन आपके एनसीईआरटी में ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वाला है ना कंसेप्ट दिया हुआ नहीं है। आपके एनसीईआरटी में मात्र 5 का चर्चा किया गया है। कौन कौन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना, एवोगाद्रोज लॉ और गैलुसॉक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो हम आप लोग को अभी यही 5 के बारे में बताएंगे। बाकी तो क्लास में सब बताए हैं, लेकिन हम फिर से बता दें कि अभी आप लोगों का एग्जाम का तैयारी कराने के लिए लाइव आए हैं। तो एग्जाम का तैयारी के लिए जो लाइव आए हैं, तो क्लास की सारी चीजों को बताएंगे, तो पता चलेगा कि 1 महीना में भैया 1 यूनिट ही खत्म कर पाएंगे, तब तक आपका एग्जाम आ गया। ठीक है, इसलिए हम उतना ही बात बताएंगे अभी आपको लाइव क्लास में जितना आपको जरूरी है, और जितना पढ़ के आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ले आए। गारंटी करते हैं ये 28 दिन अगर आप मन लगा के पढ़ लोगे, हमारा साथ दोगे, तो ये 28 दिन के अंदर आप गारंटी करते हैं 50 में से 45 प्लस तो पक्का कर लोगे, मात्र 28 दिन के अंदर, है ना। अब बोलेगा 50 नहीं सर 40 का एग्जाम होता है, तो हम 10 का प्रैक्टिकल मिला के बोल रहे हैं, 10 का प्रैक्टिकल में 8-9 दे देगा कम से कम, उसको मिला के बोल रहे हैं।
है ना, कि भैया 50 में से 45 प्लस आप कर लोगे, हम गारंटी लेते हैं। आप 28 दिन अगर मेरे साथ अच्छा से पढ़ लोगे तो हम गारंटी लेते हैं, हम आपको साइन करके दे सकते हैं सामने से, है ना। और अगर आप दूर के हैं तो व्हाट्सएप करके हमारा स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए 28 दिन हमारे साथ ईमानदारी से जुड़ करके मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए अब एक एक करके सबको बता देते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का टोटल 6 नियम है, लेकिन हमको पढ़ना होगा अभी कितना, 5 नियम। कौन कौन? तो सबसे पहला नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहला नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या कहता है भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? चलिए पहले आपको वो बताते हैं, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन में ले आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं क्वेश्चन आपको रटना पड़े, हम चाहते हैं क्वेश्चन लॉजिक के साथ बताएं। तो पहला क्वेश्चन आपका है ना, पहला है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है आपको बता दें। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सबसे पहला लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है भाई साहब, चलिए समझाते हैं। लेकिन इसको समझाने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इस नियम को देने वाला इंसान कौन था। कभी कभी एग्जाम में आता भी है ये, कभी कभी एग्जाम में आता भी है कि लॉ ऑफ केमिकल है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किस आदमी ने दिया, किस साइंटिस्ट ने दिया। तो सबके बारे में आपको बता देते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव में अगर ये भी कभी पूछ दे तो आप धोखा ना खाएं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की अगर बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देने वाला आदमी था लेवोजियर। क्या नाम था? लेवोजियर। अब बच्चा बोलेगा सर इंग्लिश में लिखिए ना। अरे भैया नाम है, नाम को क्या लिखेंगे, इंग्लिश हो या हिंदी हो, नाम वही है ना। तो लॉ ऑफ केम है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की अगर बात करें भाई मेरे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देने वाला इंसान कौन था? लेवोजियर भाई साहब। कौन था बोलिए? लेवोजियर। अगर एग्जाम में कभी पूछ दिया है ना, क्या पूछ दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, तो जवाब देंगे कौन सी? लेवोजियर। क्या क्लियर है? लेकिन सवाल उठता है भाई साहब ये भाई साहब बोला क्या था? तो इस भाई साहब ने क्या बोला था? तो इस भाई साहब ने बोला था किसी भी फिजिकल या केमिकल रिएक्शन में, किसी भी फिजिकल या केमिकल रिएक्शन। अब बोलेगा सर फिजिकल रिएक्शन, अरे भाई साहब वो फिजिकल नहीं जो आप सोच रहे हो। ये फिजिकल रिएक्शन मतलब हो गया जैसे आप पानी को हीट करते हो तो वेपर बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा पता है? फिजिकल रिएक्शन। मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें क्या ना, जिसमें कंपाउंड के फॉर्मूला में कोई चेंज ना हो। वैसा प्रोसेस है ना, वैसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस के केमिकल फॉर्मूला में कोई चेंज ना हो, तो ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है फिजिकल रिएक्शन। क्या बोलता है? फिजिकल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आपके पास सपोज करिए एक बर्तन में पानी है, बोले तो H2O है, बोलेंगे मान लेते हैं आपके पास एक बर्तन में क्या है? पानी है। सपोज करिए आपके पास एक बर्तन में पानी है, आपने उसको हीट किया, तो पानी को आपने हीट किया तो क्या बन गया बोलिए? वेपर बन गया। पानी को आपने हीट किया तो क्या बन गया बोलिए? वेपर बन गया। तो अगर आपने पानी को हीट किया तो वेपर बन गया। अब बोले बताओ तो भैया वाटर को हीट किए जो वेपर बना, तो ये कौन सा रिएक्शन में आएगा? फिजिकल रिएक्शन में कि केमिकल रिएक्शन में? तो बच्चा बोलेगा सर फिजिकल रिएक्शन में आएगा। बोले कैसे बाबू? तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, है ना, बस वो लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन जैसे इसको गरमाए वेपर बन गया, तो वेपर का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? तो वेपर का फॉर्मूला भी क्या होता है बोलिए? H2O। वेपर का फॉर्मूला भी क्या होता है बोलिए? वेपर का फॉर्मूला भी होता है H2O, बट वो गैसियस फॉर्म में होता है। तो आप बताइए कि वाटर को हीट किए तो वेपर बन गया, तो वाटर से वेपर जो बना, तो क्या इस दौरान उसके केमिकल फॉर्मूला में कोई चेंज आया? नहीं आया।
तो जब भैया है ना वैसा प्रोसेस जिसमें केमिकल फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं आए, है ना, केमिकल फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं आए, तो उसको बोला जाता है फिजिकल रिएक्शन। क्या बोला जाता है? फिजिकल रिएक्शन। और वह प्रोसेस है ना जिसमें केमिकल फॉर्मूला में चेंजेस आ जाए उसको बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। जैसे जैसे कि H2 और Cl2 मिल गया तो बना लिया 2 ठो HCl। तो अभी जो सब्सटेंस था वो था हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, यानी H2 और Cl2, लेकिन दोनों मिलने के बाद बना दिया HCl, यानी केमिकल फॉर्मूला में चेंजेस आ गया। अभी ये H2 है, Cl2 है, लेकिन अब ये बन गया है एक लौता HCl, यानी कि ये फॉर्मूला बदल गया भैया। ये सब्सटेंस H2, ये सब्सटेंस Cl2, लेकिन दोनों मिलकर एक नया सब्सटेंस बन गया, और वो नए सब्सटेंस का खुद का फॉर्मूला क्या हो गया? HCl। यानी इस प्रोसेस के दौरान केमिकल फॉर्मूला में चेंज आया तो ये कहलाएगा केमिकल रिएक्शन। ये कहलाएगा केमिकल रिएक्शन। क्या क्लियर भैया? क्या फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो कमेंट में लिखिए यस, और अगर कोई तकलीफ हो तो कमेंट में लिखिए कि सर हमको यहां पर तकलीफ है। तो कोई तकलीफ हो तो लिखिए, और ऑल क्लियर तो लिख दीजिए ऑल क्लियर, है ना। चलिए कमेंट में लिखिए, अगर सब क्लियर तो कमेंट में लिखिए ऑल क्लियर। चलिए भैया बताइए, क्या ऑल क्लियर पहले बता देते हैं, है ना। हाँ, लेकिन हम फिर से बोल देते हैं भैया, है ना, फिर से एक बात बोल दें कि हम बच्चा को बोल देते हैं भैया, रात भर अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हम दिन को पढ़ाने के बावजूद रात रात को लाइव आके मेहनत करेंगे, तो हम आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप लोग भैया लाइव आकर के जो है हमारे साथ जुड़े, है ना, और पढ़ें। ठीक है, पढ़ें, और नहीं तो हम अधिक से अधिक, हम पहले बोल देते हैं, हम अधिक से अधिक एक सप्ताह देंगे, और देखेंगे जब बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो हम पूरी तरह से भैया छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ देंगे, क्योंकि भैया सिर्फ हम मेहनत करके क्या करेंगे, सिर्फ एनर्जी बर्बाद करके क्या करेंगे। ठीक है, हम मेहनत करेंगे, अगर बच्चे नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, उठो बोलिए, पढ़ा करके। तो हम पहले बोल देते हैं हम मेहनत तब करेंगे जब बच्चों का साथ हो। बहुत बार बच्चा बोलता है, हिंदी मीडियम का बच्चा भी बोलता था एक दो बार, है ना, कि सर आप रोज तो लाइव देते थे लेकिन बीच बीच में एक दो दिन छोड़ देते हैं सर। तो बोलेंगे भैया तुम लोग नहीं पढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, है ना, तुम लोग नहीं पढ़ेगा तो क्या करेंगे। 5 यूनिट खत्म कर दिए, अब एग्जाम का डेट आया तो भैया मात्र 4 यूनिट बचा है उन लोग का, यानी कि अब मात्र 4 यूनिट हम लोग को पढ़ाना है। 12 से 13 दिन में हम लोग का जो है पूरा केमिस्ट्री का तैयारी हो जाएगा। लेकिन शुरू से नहीं पढ़ेगा, हम पढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, बच्चा पढ़ भी नहीं करेगा तो हम काहे मेहनत करेंगे जी, सोच के देखिए। ठीक है, हम मेहनत करेंगे और बच्चा नहीं करेगा तो हम क्यों करेंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, हमको क्या फायदा तब, कौन इंसान इतना करेगा। दिन भर बैच, ऑफलाइन बैच लेने के बाद भी रात को ऑनलाइन आकर के हम चाहते हैं बच्चों के पीछे मेहनत करें ताकि बच्चा का क्वालिटी और बेहतर हो, बच्चों को हम अधिक से अधिक हेल्प करें। लेकिन साला बच्चे को अपना टेंशन नहीं है तो हम क्या टेंशन लेंगे बोलिए। तो हम बार बार बोलते हैं हम एक सप्ताह पहले ये ट्राई करके देखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कि अगर वो पढ़ रहा है तो हम लगातार पढ़ाएंगे, और अगर देखेंगे कि वो नहीं पढ़ रहा है तो हम एक सप्ताह के बाद चुपचाप बैठ जाएंगे, केवल तब हिंदी मीडियम को ही पढ़ाएंगे। क्योंकि हिंदी मीडियम में भले बच्चा नहीं पढ़े, है ना, लेकिन हिंदी मीडियम में मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, 700-800 स्टूडेंट है 11th में इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में। तो गारंटी है वो 800 में से 100 बच्चा जरूर ऐसा होगा जो पढ़ेगा, तो वही 100 बच्चा के लिए हम पढ़ाएंगे, बाकी 700 भाड़ में जाए। ठीक है, क्योंकि नहीं पढ़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं बोलिए। ठीक है, लेकिन आप लोग में नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑलरेडी 60 के आसपास है। ठीक है, तो अगर भैया, है ना, इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी 60 के लगभग में है, और अगर हम मेहनत कर रहे हैं और 10 तो बच्चा नहीं पढ़ेगा तो फिर क्या फायदा। तो हम एक सप्ताह देखेंगे, एक सप्ताह ट्राई करेंगे, मेहनत करेंगे, और देखेंगे नहीं हो रहा है ना, नहीं बच्चा पढ़ रहा है, तो हम फिर बोरिया बिस्तर समेट देंगे। ठीक है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजता है, ताली दोनों हाथ से बजता है। ठीक है, चलिए तो चलिए भैया, तो चलिए फिर से याद दिला देते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की अगर बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जिस इंसान ने दिया था उस इंसान का नाम था लेवोजियर। क्या नाम था? लेवोजियर। अगर कभी एग्जाम में पूछ दे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज प्रपोज्ड बाय, तो जवाब देंगे लेवोजियर।
अब ये भाई साहब बोला क्या था, चलिए समझाते हैं। ये सब भाई साहब क्या बोला था, ये बोला था किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस के दौरान, किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस के दौरान मास मास का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। इंग्लिश में बोले, है ना, बोलेगा सर इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश ही बोलिए, तो भैया इतना बात बोल दिए कि इतना बात सब पूछता है, ठीक है। ये बोला था क्या, इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस, इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस मास नेदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस में मास का न तो निर्माण हो सकता है ना ही वो बर्बाद हो सकता है ना। इसी का, है ना, इसी लॉ को बोला गया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको देने वाला आदमी कौन था, लेवोजियर। फिर से आपको बता दें, बाकी के बारे में भी बताएंगे आपको, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बाकी के बारे में भी बताएंगे, लेकिन लगे हाथ आपको बता दें, लगे हाथ आपको बता देते हैं कौन सा लॉ किसने दिया है। तो आपको बता दें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देने वाला आदमी था लेवोजियर। ये कौन कौन इंसान ने दिया था, लेवोजियर। पहला नियम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको देने वाला आदमी था लेवोजियर। दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको देने वाला आदमी था, है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को जिस आदमी ने दिया था उस इंसान का नाम था प्राउस्ट। क्या नाम था, प्राउस्ट, PROUST। उस इंसान का नाम था प्राउस्ट। अगर एग्जाम में बोलेगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय, तो जवाब देंगे कौन सी, प्राउस्ट। अगर एग्जाम में पूछेगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय, तो जवाब देंगे डाल्टन। क्या नाम देंगे, डाल्टन। आपको बता दें, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को जिस इंसान ने दिया था उस इंसान का नाम था जॉन डाल्टन। क्या क्या बोला था सबके बारे में बताएंगे, चिंता ना करें, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा सबके बारे में बताते जाएंगे, ठीक है ना, सबके बारे में बताते जाएंगे। क्योंकि आप लोग का अगर जनसंख्या ठीक ठाक रहता तो अब ये सबके बारे में बता देते, पर आप लोग का जनसंख्या के आधार पे लग रहा है कि हमको भैया जो क्वेश्चन है उसी को डील करना है ना, बाकी फालतू का डील नहीं करना है, क्योंकि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख करके, ठीक है। चलिए अगला जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को जिस इंसान ने दिया था वो आदमी का नाम क्या था, डाल्टन। अवोगाद्रो लॉ किसने दिया, तो नामे तो गला फाड़ के बोल रहा है अवोगाद्रो ने दिया। गैलुसॉक्स का लॉ किसने दिया, तो नामे गला फाड़ के बोल रहा है गैलुसॉक ने दिया। तो आप केवल याद करोगे ये लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया है किसने, क्या कहते हैं, लेवोजियर ने। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डिफिनिट प्रोपोर्शन किसने दिया है, प्राउस्ट ने। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया है डाल्टन ने। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन दिया था रीचर ने, हालांकि ये आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में नहीं है ना। तो चलिए भैया, तो इतना बात बता दिए। अब आते हैं क्वेश्चन में, सबके बारे में बता देते बट एक ठो बारे में बताए, क्योंकि आप लोग इंटरेस्टेड जितना होगे हम उतने पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा था, लिख रहा है मास नेदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये स्टेटमेंट क्या कहता है ना, ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो नाम से लग रहा है जी, है ना, मास नेदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, यानी कि मास ना तो, है ना, क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट इज मास हमेशा कंजर्व रहता है, दैट इज मास हमेशा कंजर्व रहता है, दैट इज ये क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पहला का आंसर होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन भी लगे हाथ। चलिए सेकंड क्वेश्चन बताते हैं, सुनिएगा। अब लगे हाथ आपको इसके बारे में बताते हैं, किसके बारे में, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो बताइए दिए। अब लगे हाथ आपको बताते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में, जिसको देने वाला आदमी था, जिसको देने वाला आदमी था कौन, जिसको देने वाला आदमी था प्राउस्ट। तो चलिए लगे हाथ बताते हैं इसके बारे में, किसके बारे में, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या उसी को बोला जाता है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। तो चलिए भैया लगे हाथ आपको इसके बारे में बताते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन होता क्या है। हालांकि इसको बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस नियम को देने वाला आदमी कौन था। तो इस नियम को जिस इंसान ने दिया था उस इंसान का नाम था प्राउस्ट, पूरा नाम था जोसेफ प्राउस्ट,
पूरा नाम क्या था? जोसेफ प्राउस्ट। तो क्या कहता है भाई साहब लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन? चलिए इसको समझाते हैं। इसको समझने के लिए भैया, इसको समझने के लिए आप लोगों को हम एगो अपने जिंदगी से जुड़ा हुआ एक घटना बताते हैं। अपने जिंदगी से जुड़ा हुआ एक घटना बताते हैं। एक्चुअल में हम जब बीएससी पार्ट 2 में थे, है ना, ये बात है साल 2013 या 14 का, एग्जैक्ट याद नहीं है, क्योंकि हम लोग के समय बीएससी जो है ना, 3 साल का नहीं 4-5 साल का होता था। हम लोग के समय बीएससी में, है ना, 3 साल, बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 साल बोलता था, लेकिन लगता था 4.5 साल 5 साल। तो एग्जैक्ट याद नहीं है। 2011 में हम इंटर पास किए थे, है ना, 2011 में इंटर पास किए थे, ठीक है। और वो बीएससी पास करते करते भैया, बीएससी पास करते करते 2016 लगभग हो गया था। 2016 या 2015 के लास्ट तक में रिजल्ट आया था हम लोग का, है ना, मतलब लगभग 2016 हो ही गया था। लगभग 4.5 साल 5 साल भैया लग जाता था उस समय बीएससी करने में हम लोग के समय। तो जब हम बीएससी पार्ट 2 का एग्जाम दिए थे, 2013-14 के आसपास का समय था। एग्जैक्ट याद इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि भैया, क्योंकि ऑनर्स में भैया 3 साल नहीं 3.5 साल 4 साल ऐसा लग जाता था, क्या कहते हैं, 4.5 साल 5 साल ऐसा लग जाता था। तो इसलिए इस भी एग्जैक्ट हम नहीं बता सक रहे। हाँ, लेकिन अबाउट बता दे, अप्रॉक्स 2014 के आसपास का समय का बात था वो। ये 2014 की बात है जब हम बीएससी पार्ट 2 का एग्जाम दिए थे। तो हम लोग के एग्जाम के समय जो है ना, हम लोग का एग्जाम के समय होता था भाइवा। एक्चुअल में प्रैक्टिकल एग्जाम के समय भाइवा होता था। भाइवा जानते होंगे आप लोग, भाइवा होता है एक मोरल ओरल टेस्ट। क्या होता है? ओरल टेस्ट, आप लोग भी जानते होंगे। हम जब बीएससी पार्ट 2 का एग्जाम दिए थे तो एग्जाम, है ना, तो थ्योरी का एग्जाम देने के बाद प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ। तो प्रैक्टिकल के एग्जाम के दौरान जो है ना, हम लोग का ओरल टेस्ट हुआ था, जिसको भाइवा बोला जाता है। तो भाइवा में जो प्रोफेसर हम लोग का भाइवा ले रहे थे, वो प्रोफेसर जो है ना, एकदम बहुत बदमाश था, एकदम ठरकी था पूरा। मतलब ठरकी, मतलब ठरकी आप लोग समझ गए होंगे, नहीं तो इसके लिए ठरकी नहीं समझते हैं तो इसके लिए सीखो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको बता दें, तो एक हम लोग का जो प्रोफेसर थे जो भाइवा ले रहे थे, ठीक है, 1 नंबर का ठरकी था, एकदम बहुत बूढ़ा हो गया था। इतना बूढ़ा हो गया था कि माथा पे बालों तक नहीं था, एकदम एकदम पूरा सफाचट, एकदम छिला हुआ अंडा की तरह। लेकिन आदमी 1 नंबर ठरकी था। इतना बदमाश कि लड़का लोग को खूब परेशान करता था, है ना। जब लड़का लोग का बारी आता था खाली हार्ड हार्ड क्वेश्चन पूछता था, और एकदम ऐसे बोलता था, चलो जी बोलो, है ना, चलो जी बोलो, मोर साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, चलो बोलो, है ना। मोर साल्ट का कलर, है ना, मोर साल्ट का फॉर्मेशन कैसा होता है, बोलो, ठीक है। मोर साल्ट का कलर कैसा होता है, बोलो, बोलिए। और एकदम पूरा डांट डपट के हम लोग को। और जब लड़की की बारी आता ना, तो उसको पूछता था सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है। एकदम इतना राड, हम लोग को बहुत गुस्सा लग रहा था। तो उसी में हम लोग के दौरान, हम लोग का जब भाइवा ले रहा था, तो एक लड़की थी, ठीक है, एक लड़की थी, एक क्या बहुत लड़की थी, पर उसी में एक लड़की कहानी बता रहे हैं। जब उसको भाइवा के दौरान क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, प्रोफेसर के द्वारा बोला गया था, ठीक है, सबसे पहले बोला कि बताओ तो, है ना, ऐसा करके एकदम प्यार से, आप बताइए तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। लड़की फटाक से बोल दी 11। केमिस्ट्री ऑनर्स कर रही है बच्ची, और उसको नहीं पता रहेगा, पता तो रहेगा ही, ठीक है। फिर बोला बताइए तो, है ना, बताइए तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है। लड़की बोली H2O। फिर बोला बताइए तो, है ना, कपड़ा धोने वाला वाटर का, है ना, बोला पानी का फॉर्मूला क्या होता है। लड़की बोली H2O। फिर बोला बताइए तो कपड़ा धोने वाला पानी का फॉर्मूला क्या होता है। लड़की बोलते नहीं पता सर। फिर बोलता है बताइए तो नहाने वाला पानी का फॉर्मूला क्या होता है। लड़की बोलते नहीं पता सर। बोलता है बताइए तो खाना बनाने वाला पानी का फॉर्मूला क्या होता है। लड़की बोलते नहीं पता सर। गर्ल्स, है ना, तो आप लोग बताइए, कपड़ा धोने वाला पानी हो या नहाने वाला पानी हो, अरे भैया अगर पानी है तो पानी का फॉर्मूला क्या होगा, H2O ही तो होगा, H2O ही तो होगा। बस यही बात को बताया था किसने पता है, प्राउस्ट ने, एकदम थोड़ा सा डिजाइन मार करके। ये क्या बोला था, बोला था अगर कोई कंपाउंड प्योर स्टेज में है, अगर कोई कंपाउंड प्योर स्टेज में है, अगर मान लेते हैं आपके पास वाटर है और वाटर अगर प्योर है, तो बोला अगर कोई कंपाउंड प्योर स्टेज में है ना, तो उसका फॉर्मूला वही होगा चाहे उसको आप कहीं से प्राप्त क्यों नहीं किए हो। और आसान भाषा में बोले
तो किसी भी कंपाउंड को चाहे किसी भी सोर्स से, किसी भी कंपाउंड को चाहे किसी भी सोर्स से क्यों न प्राप्त किया गया हो या किसी भी मेथड से क्यों न बनाया गया हो, अगर वो कंपाउंड प्योर है तो उसका फॉर्मूला एक ही होगा। हालांकि इतना आसान नहीं बोला था, इतना घुमा के बोला था। वो बोला था क्या, अगर कोई, ये बोला था अगर किसी कंपाउंड को कोई भी सोर्स से क्यों नहीं प्राप्त किया जाए, किसी भी कंपाउंड को किसी भी सोर्स से क्यों ना प्राप्त किया जाए, है ना, किसी भी मेथड से क्यों ना बनाया जाए, उनके कंपोनेंट एलिमेंट के मास का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बोले मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे आप वाटर, है ना, चाहे आप वाटर, है ना, चाहे आप वाटर नदी से प्राप्त किए हो, है ना, चाहे आप वाटर नदी से प्राप्त किए हो, है ना, चाहे आप वाटर तालाब से प्राप्त किए हो, चाहे आप वाटर, है ना, चाहे वाटर आप चापाकल से प्राप्त किए हो, है ना, चाहे आप वाटर कहीं से भी प्राप्त किए हो, अगर आप वाटर किसी सोर्स से लाए हैं, चाहे वो नदी से उठा के लाए हैं, चाहे चापाकल से उठा के लाए हैं, चाहे पोखर से उठा के लाए हैं, अगर वो प्योर है, एकदम प्योर है, ठीक है, अगर वो प्योर है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा और वो होगा 1:8 का। बोले कैसे? तो भैया इसका मतलब यही हुआ कि भैया फॉर्मूला वही रहेगा, चाहे वाटर कहीं से लाओ, चाहे कुआं से लाओ, चाहे पोखर से लाओ, चाहे तालाब से लाओ, चाहे नदी से लाओ, कहीं से लाओ, पानी तुम कहीं से लाओ, पानी का फॉर्मूला H2O ही होगा, कभी H3O नहीं होगा, H4O नहीं होगा, उसका फॉर्मूला H2O ही होगा। H2O होगा, चाहे समुद्र से ले आओ, कहीं नहीं, चाहे आप समुद्र से ले आओ, चाहे महासागर से ले आओ, लेकिन हाँ याद रहे क्या बोल रहा है, अगर वो प्योर हो, जैसे समुद्र में तो भैया पानी के साथ सॉल्ट भी मिला रहता है, तो आप पहले उसको प्योर कर लीजिए, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा उसको प्योर किया जाता है। अगर वो प्योर है तो उसका फॉर्मूला हमेशा H2O ही होगा, भले समुद्र के पानी में H2O के साथ कुछ मिला हुआ है, लेकिन अगर H2O उससे प्योर करके निकाल लिया जाए तो भैया, है ना, अगर वाटर प्योर निकाले तो वाटर का फॉर्मूला H2O ही होगा। H2O होगा मतलब H का मास कितना होता है जी, 1, तो 2 ठो का 2 हो गया, और O का मास कितना होता है 16, O का मास 16, तो H और O का रेशियो क्या हो गया, मास का रेशियो कितना हुआ 2:16, तो 2 एका 2, 2 8 16, यानी 1:8 का। तो यही बात बोला है किसने प्राउस्ट ने, कि अगर आप किसी कंपाउंड को किसी भी सोर्स से क्यों ना प्राप्त कर लो, उसके कंपोनेंट एलिमेंट का मास का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी कि, है ना, यानी फॉर्मूला सेम रहेगा। कांस्टेंट कब होगा रेशियो, जब फॉर्मूला सेम रहेगा। अरे भैया फॉर्मूला बदलेगा तब ना इसके मास का रेशियो बदलेगा, तब ना रेशियो बदलेगा। तो ये बोला कि कोई भी कंपाउंड को किसी भी सोर्स से आप क्यों ना प्राप्त कर लें, अगर वो कंपाउंड प्योर स्टेज में है तो उनके कंपोनेंट एलिमेंट के मास का रेशियो भी हमेशा कांस्टेंट होगा, रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। इसी को बोला गया है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी कि वो कहां से प्राप्त हुआ है, ठीक है, कहां से प्राप्त हुआ है, किस मेथड से बना है, उसको कोई मतलब उससे नहीं है, कोई मतलब उससे नहीं है ना। ध्यान दीजिए, बस उस कंपाउंड का जो है, उस कंपाउंड का जो है ना, क्या बोलेंगे, मास का रेशियो, यानी वेट का जो रेशियो है, यानी प्रोपोर्शन जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो लिखा है ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेंस एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। मतलब कोई भी कंपाउंड का, ठीक है, कोई भी कंपाउंड का जो है प्रोपोर्शन मतलब वही किससे किससे बना उसका रेशियो, है ना, प्रोपोर्शन जो है वो हमेशा एग्जैक्टली, यानी कि एकदम एक्यूरेट सेम रहेगा वेट के अनुसार। ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, जिसको दिया गया था प्राउस्ट के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा इसका 6 नंबर। इसके बाद बोल रहा है 1 AMU इक्वल टू कितना होता है,
तो 1 AMU इक्वल टू कितना होता है भैया, आपको बता दें AMU एक्चुअल में क्या होता है भैया, है ना। AMU का मतलब है, AMU का मतलब यहां पर होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, यहां AMU का मतलब केमिस्ट्री में है एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब होता है भैया कौन सी, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। आपको बता दें AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब ये होता क्या भैया, आपको बता दें एक AMU बराबर कितना होता है, आपको बता दें एक AMU बराबर कितना होता है। तो पहले आपको बता दें AMU का मतलब क्या होता है, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। और ये होता क्या भैया, आपको बता दें एटॉमिक मास यूनिट बोलते किसको है, तो सुनिएगा कार्बन के, है ना, कार्बन के एक मास का जो एटम है, कार्बन का बताइए, तो अब बताइए एक मोल कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम, लेकिन एक मोल के अंदर तो बहुत एटम है। तो कार्बन का एक एटम का जो मास है उस मास का जो 12वां भाग है, कार्बन का अगर मान लेते हैं एक एटम का मास है ना, कार्बन का एक छोटा सा एटम का कुछ ना कुछ मास होगा, और उस मास का जो 12वां भाग है उसी को बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। इसका मतलब एटॉमिक मास यूनिट क्या है भैया, तो आपको बता दें, है ना, एक AMU बराबर क्या बोल सकते हैं भाई साहब, सुनिएगा AMU एक्चुअल में होता क्या है, फिर से बता दें आपको कि अगर भैया बात करें इसे कार्बन का, तो कार्बन का एक एटम, आपको पता है अगर कार्बन एलिमेंट आपके पास है तो उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होगा, बहुत सारे एटम्स होगा। तो कार्बन का जो एक एटम का जो मास होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना, एकदम एटम छोटा सा होगा, उसका अपना कुछ ना कुछ मास होगा। तो कार्बन का जो एक एटम का जो मास होगा उसका, उसी मास का जो 12वां भाग, एक छोटा सा एटम है उसका जो मास है उसी का 12वां भाग जो है उसी को बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। यानी कि AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन का 12वां भाग, कार्बन का एक एटम का जो मास है ना, उसका जो 12वां भाग है उसी को बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। अब इसका वैल्यू कितना होता है तो आप निकाल सकते हैं, एक MU बराबर, है ना, 12वां भाग यानी 1/12 किसका, है ना, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो इसका, है ना, इसका वैल्यू कितना होगा, तो 1/12 और मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, तो आपको भैया आपने क्लास में पढ़ा होगा, है ना, मास ऑफ वन एटम के लिए फॉर्मूला होता है, मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा। कोई बच्चा बोलेगा सर हम क्लास में कुछ पढ़ भी नहीं किए हैं, अभी तक में कुछ नहीं पढ़े हैं, तो आप एक फॉर्मूला अभी याद कर लीजिए, है ना, एक फॉर्मूला अभी याद कर लीजिए। बाकी जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव की तैयारी आगे बढ़ेगी तो ये फॉर्मूला भी कहां से आएगा कैसे आएगा सब बताएंगे। तत्काल आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, मास ऑफ वन एटम का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास बाय अवोगाद्रोज नंबर, है ना, एटॉमिक मास बाय अवोगाद्रोज नंबर, जिसका हम वैल्यू लिख देते हैं 6.022 गुना 10⁻23, है ना, एटॉमिक मास बाय अवोगाद्रोज, अवोगाद्रोज नंबर। और अवोगाद्रोज नंबर का वैल्यू हम बता दिए अभी तुरंत, ये वैल्यू के बारे में भी सब कुछ बताएंगे, चिंता ना करें। जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव का तैयारी आगे बढ़ाते जाएंगे, ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है ना, ये वैल्यू कैसे आया, वो सब कुछ बताएंगे आपको, चिंता ना करें। तत्काल अभी याद रख लीजिए एटॉमिक मास यूनिट क्या है, तो कार्बन का जो एक एटम का मास है, कार्बन एलिमेंट है तो उसके अंदर बहुत सारा एटम होगा, छोटा छोटा एटम होगा, तो उसमें जो एक एटम का जितना भी मास होगा उसका 12वां भाग को ही बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट AMU। यानी कि AMU बराबर होता है मास ऑफ वन एटम कार्बन का 1/12 यानी 12वां भाग यानी 1/12 गुना। तो इसका वैल्यू कितना होगा तो सॉल्व करके देखिए, तो 1/12 गुना एटॉमिक मास बाय अवोगाद्रो नंबर, ये होता है फॉर्मूला मास ऑफ वन एटम का। तो मास ऑफ वन एटम का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास बाय अवोगाद्रो नंबर। तो एटॉमिक मास किसका, तो किसका बात हो रहा है, कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और अवोगाद्रो नंबर का अपना एक फिक्स वैल्यू होता है भाई साहब, याद रखोगे
6.022 गुना 10 पे पावर 23। बाकी जब जैसे आगे बढ़ेंगे विस्तार पूर्वक बताएंगे, क्लास में पढ़े ही होंगे, है ना। इसका पॉइंट उड़ाओगे तो कितना आएगा, 3 0 आएगा, यानी कि ये, अच्छा 3 0 क्यों लाना, अभी छोड़िए बाद में लाएंगे। ये 12 12 खत्म हो गया, है ना। तो इठो पॉइंट उड़ाए तो ऊपर के ठो 0 आया, 3 ठो 0, यानी कि ये आ गया आपका कितना, है ना। ऊपर आ गया कितना भैया, ऊपर आ गया 1000/6022, और 10 पे पावर 23 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 पे पावर -23। 10 पे पावर 23 ऊपर जाएगा, है ना। ये 12 12 कट गया, पॉइंट उड़ा 3 0 आया, ऊपर 1000 बटे नीचे 6 0 2 2, और 10 पे पावर 23 को ऊपर ले गए तो -23। अब इसको आप सॉल्व करोगे भाई साहब तो कितना आएगा, जरा सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, तो सॉल्व करिए, 1000/6022 भाग दीजिए तो 1000/6022 कितना आता है, जरा चेक करिए तो भैया। 1000/6022 चेक करिए भाई लोग, 1000 भागा 6022 ये आता है 0.0166 गुना 10 पे पावर कितना है, -23। तो आंसर आया 0.166 गुना 10 पे पावर -23। लेकिन आपको पता होगा ये जो हम 0.166 लिखे हैं ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, ये है ना, ये साइंटिफिक तरीका में नहीं है। साइंटिफिक तरीका क्या होता है ना, साइंटिफिक नोटेशन होता है कि पॉइंट के पहले एक डिजिट हो और वो भी नेचुरल नंबर हो। तो यहाँ पॉइंट के पहले 0 है जो नेचुरल नंबर नहीं है, अगर ये 1 यहां होता तो 1.66 होता, तब ये साइंटिफिक रूप में लगता। इसका मतलब पॉइंट को उठा के यहां ले जाओगे तो 1.66 हो जाएगा, तो पॉइंट को उठा के वहां ले जाएंगे तो 1.66 हो जाएगा, तो पॉइंट जब यहां करोगे तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा, बोलिए -24। बोले कैसे, तो आपको हमने क्लास में बताया हुआ है, जो क्लास नहीं किया तो याद रखिएगा जुगाड़, कि पॉइंट को जितना जितना है ना, जितना राइट ले जाओगे, पॉइंट को जितना क्या ले जाओगे, राइट ले जाओगे, याद रखिएगा। पॉइंट को जितना क्या करोगे, राइट ले जाओगे, उतना पावर में माइनस कर देना है। जितना राइट ले जाओगे उतना माइनस कर देना है। तो पॉइंट अगर यहां ले जाएंगे तो एक अंक राइट ले गए तो इसमें -1 कर दोगे तो -23 -1 क्या हो जाएगा, -24। और पॉइंट को अगर कभी लेफ्ट लाना हो तो पॉइंट को जितना लेफ्ट लाओगे पावर में उतना प्लस कर दोगे, याद रहेगा। अगर पॉइंट हम यहां छोड़ के यहां लाते तो पॉइंट को 1-2 अंक बाद लाते तो -2 करते तो -25 हो जाता, ठीक है। तो अभी हम 1 अंक के बाद लाए साइंटिफिक तरीका लिखने के लिए, तो 1 अंक लाए तो -1 कर देंगे तो -24, यानी आंसर हो जाएगा 1.66 गुना 10 पे पावर -24। यानी कि 1 AMU बराबर होता है 1.66 गुना 10 पे पावर -24। ये इसके बाद है 8वां नंबर क्वेश्चन, अवोगाद्रो नंबर इज इक्वल टू, अवोगाद्रो नंबर इक्वल टू अभी भी बताए हैं, अभी आपको बताएं अवोगाद्रो नंबर होता है 6.022 गुना 10 पे पावर 23। अभी बताए हैं अवोगाद्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आंसर हो जाएगा ये वाला। क्या क्लियर है, क्या क्लियर। तो आज हम लोग जो है 8 नंबर पे भी रोकते हैं। बोलेगा सर ढेरी क्वेश्चन कराइए, बोले भाई सबर करिए, अभी स्टार्टिंग है, कम से कम आप लोग को हम देखेंगे कि आप लोग सच्ची में पढ़ने लगे हैं तब ना हम टानेंगे। लेकिन पहला यूनिट थोड़ा सा स्लो रखना पड़ता है भैया, क्योंकि इसमें समझने लायक चीज ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए बाकी कल के क्लास में आपको हम मोल कंसेप्ट के बारे में बताएंगे, है ना। मोल कंसेप्ट के बारे में बताएंगे तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू होगा, कल ढेरी सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को जितना भी पढ़ाया गया होगा समझ में आया होगा, मजा आया होगा, आगे और भी मजा देंगे, बशर्ते, है ना, बशर्ते जो है आप लोग मेरे साथ मेहनत करोगे। तब जब हमें लगेगा कि नहीं आप मेहनत कर रहे हो तब भैया हम भी मेहनत करेंगे, है ना। और लगेगा कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तब भैया फिर अलग बात है। चलिए एक बच्चे लिखिए सर कुछ भी समझ में नहीं आया, है ना, कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराइए। आप तो शुरू से जुड़िए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। आप शुरू से जुड़िए और फिर आप कमेंट करिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा,
है ना। आप चिंता नहीं करिए, ठीक है। आप एक बार शुरू से लाइव देख करके तब आकलन करिए। आप लेट से जुड़े होंगे, उसके बाद देखिए समझ में सब आ रहा है कि नहीं, मजा आएगा, हम गारंटी करते हैं। एक बच्चे लिखी है फिजिक्स का भी कराइए सर। आपको बता दें कि हम जो है केमिस्ट्री का टीचर है। आपको बता दें जानकारी के लिए, फिजिक्स का हम बात करेंगे, प्रयास करेंगे फिजिक्स के टीचर को भी तैयार करने का। फिजिक्स के टीचर को भी हम तैयार करने का प्रयास करेंगे। बोलेंगे उनको भी कि आप फिजिक्स का रेगुलर लाइव दीजिए और बच्चों का तैयारी कराइए। हम प्रयास करेंगे फिजिक्स के टीचर से कांटेक्ट करने का। बट हम तो भाई साहब एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री, बिकॉज हमारा ऑनर्स, हमारा सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री ही है ना। तो हम दूसरे सब्जेक्ट में कैसे भैया हाथ आजमाएंगे, ठीक है। चलिए भैया, अपनी वाली पे ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। पता चलेगा कि दूसरी वाली पे ध्यान देते देते अपनी वाली गायब हो गई है, ठीक है। तो चलिए, इसलिए अपनी वाली पे ज़्यादा ध्यान देंगे हम, ठीक है। चलिए चलिए, माही कुमारी लिखी है आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए धन्यवाद, है ना। चलिए जरा कमेंट में लिख दें कौन बच्चे कहाँ से जुड़े थे, ताकि, है ना, ताकि हम भी उनके बारे में जाने, ठीक है, ताकि हम भी उनके बारे में जाने और हम लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो सके। चलिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छा समझ में आता है केमिस्ट्री, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अजीत कुमार सिंह लिखा हुआ है, गिरिडीह से है सर। अच्छा, हाँ, माही कुमारी हजारीबाग। अच्छा अच्छा, आपसे शायद हमारी फोन पे बात हुई है ना, आपसे शायद हमारी फोन पे बात हो चुकी है, शायद आप कॉल किए थे हमको। चलिए चलिए, मिलते हैं कल। बाकी हम जब लगेगा हमें कि आप लोग मेहनत करने लगे हैं, ठीक है, मेहनत करने लगे हैं, तो आपके साथ हम और मेहनत करेंगे। हिंदी मीडियम के जैसा ही इंग्लिश मीडियम के बच्चों के पीछे भी मेहनत करेंगे। हिंदी मीडियम का तो खैर बातें जुदा है, उसके पीछे हम बहुत मेहनत करते आए हैं, ठीक है। उन लोग का 5 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव कराते कराते, ठीक है। लेकिन बस 4 यूनिट बचा हुआ है, इसलिए वो लोग को कभी कभी, है ना, रेगुलर नहीं भी देते थे, 1-2 दिन बीच बीच में छोड़ देते थे, ठीक है। क्योंकि हमको पता था कि वो लोग का अगर भैया हम रेगुलर दे दिए तो फिर समय से बहुत पहले पूरा हो जाएगा, और समय से पहले पूरा हो जाएगा तो बच्चा पढ़बो नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए चलिए, मिलते हैं अब कल को। बाकी किसी को कोई तकलीफ हो तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6203396146, ठीक है। चलिए, मिलते हैं कल, क्योंकि अब हमको क्लास 12 के बच्चों के लिए लाइव आना है 10 मिनट के बाद। क्लास 12 के बच्चों के लिए अभी लाइव रहेंगे 10:30 बजे से 1 बजे रात के आसपास, ठीक है। चलिए, 8 से 9 पहले, है ना, पहले 8:15 से 9:15 तक 11th हिंदी मीडियम का लाइव रहे। उसके बाद 9:15 से 10:15 के आसपास तक 11th इंग्लिश मीडियम का लाइव रहे अभी। उसके बाद 10:30 से लेकर के 1 बजे रात के आसपास तक जो है क्लास 12 के बच्चों के लिए लाइव रहेंगे। उसके बाद भैया हम सोएंगे, क्योंकि सुबह उठ करके फिर हमको ऑफलाइन बैचेज लेना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि सुबह उठ करके हमें ऑफलाइन बैचेस बहुत सारा लेना पड़ता है, ठीक है। अभी तो रात भर मेहनत इसलिए कर लेते हैं कि अभी केवल 11 का बैच है, ठीक है। नहीं तो 11-12 दोनों का बैच रहे तो भैया ऑफलाइन क्लासेस में जो हमारे स्टूडेंट है उसको पता ही होगा कि हमारा ऑफलाइन क्लास में ही कम से कम 12 बैच बन जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप हमें जान जाओगे जैसे धीरे धीरे, तो आपको पता चल जाएगा कि मेहनत क्या होता है और मेहनत, है ना, कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आप जान जाओगे कि मेरा दिन भर ऑफलाइन बैच कम से कम, है ना, 10-12 ऑफलाइन बैच चलता है। और उसके बाद, है ना, हर साल तो कम से कम 12 गो बैच रहता ही ऑफलाइन। और उसके बाद भी भैया ऑनलाइन आ करके बच्चों के पीछे हम मेहनत करते हैं, रिवीजन करवाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। तो इतना कुछ कर रहे हैं, 1 बजे रात के आसपास सोते हैं, 5 घंटा का नींद पूरा करके फिर सुबह उठ के पढ़ाना होता है। तो कम से कम हम यही बोलेंगे भैया, अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करिए, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे और आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हमको पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। तो पता चलेगा कि 7 दिन 8 दिन तक पढ़ाए फिर आप लोग को छोड़ दिए, क्योंकि जोश हमें आपसे ही मिलता है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।